हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेरे पास यूनिट 5 है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि अणु के आकार के आधार पर कोलाइडियल सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले टॉपिक है, सबसे पहले लिखिए कि टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। Type of colloidal solution on the basis of molecular size. Molecular size लिखिए आंसर, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन are divided into three टाइप, तीन प्रकार में बांटा गया। ठीक है, 3 टाइप्स। पहला लिखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दूसरा लिखिए मैक्रोमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तीसरा लिखिए एसोसिएटिव कोलाइड, एसोसिएटिव कोलाइड। ठीक, तीसरा क्या है मेरे पास, एसोसिएटिव कोलाइड। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज का हिंदी जो लिख सकते हैं आप लोग कि आणविक आकार, आणविक आकार, यानी कि अणु के आकार के आधार पर कि कितने बड़े अणु होते हैं उसमें, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो आंसर मेरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, आणविक आकार के आधार पर कोलाइडियल सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कोलाइडियल सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया। पहला मेरे पास क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दूसरा है मेरे पास कि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और तीसरा है एसोसिएटिव कोलाइड। ठीक है, तीसरा क्या है, तो एसोसिएटिव कोलाइड्स है मेरे पास। ठीक है, तीसरा है एसोसिएटिव कोलाइड। है तो समझ गए हम लोग। क्या क्या कर मल्टी मॉलिक्यूलर, तो मल्टी मतलब देख लीजिए मल्टी, मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि बहुआण्विक। इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुआण्विक। ठीक है, बहुआण्विक, बहुआण्विक। मल्टी मीन्स बहुत और मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, यानी कि जिसमें बहुत से अणु उपस्थित होते हैं। तो पहला बहुआण्विक, मल्टी मॉलिक्यूलर का हिंदी मेरे पास आ जाता है बहुआण्विक। मैक्रोमॉलिक्यूलर को हम लोग कहते हैं बृहत आणविक, बृहत आणविक। ठीक है, बृहत मीन्स होता है बड़ा, अर्थात मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, तो इसमें अणु का जो आकार वह बड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा होगा मैक्रो में। एसोसिएटिव को हम लोग कहते हैं सहचारी, सहचारी। ठीक है,
एसोसिएटिव को हम लोग कहते हैं सहचारी। तो ये तीनों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या है। बिल्कुल समझ में आता होगा, हिंदी में लिख सकते हैं इसको कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को हम लिख सकते हैं बहुआण्विक, माक्रो मॉलिक्यूलर को बृहत आणविक, माक्रो मीन्स बड़ा साइज, ठीक है, और एसोसिएटिव को लिख सकते हैं सहचारी। तो कोई पूछ सकता है कि टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 भाग में बांटा गया। पहला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा माक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड और तीसरा है एसोसिएटिव कोलाइड। तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है। ठीक, सबसे पहले लिखिए कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है। लिखिए पहला कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। पहला लिखिए, पहला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड लिख के डाल दीजिए। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते। लिखिए इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, टाइप ऑफ कोलाइड्स large the number of atom or a small molecule are aggregate together, then a colloidal solution is formed whose size is smaller than 1 nanometer, इसमें लिख दीजिएगा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड्स में, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में लार्ज द नंबर ऑफ एटम, परमाणु, बहुत से परमाणु, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और छोटे अणु, आर एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट मीन्स होता है एकत्रित, यानी कि एकत्रित होकर टुगेदर, एक साथ एकत्रित होते हैं, तब एक कोलाइडियल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। फॉर्म्ड मीन्स निर्माण होता है। हुज साइज, जिसका आकार स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से आकार कम होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ, यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या कहा है कि इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड्स में लार्ज द नंबर ऑफ एटम, परमाणु के बहुत से संख्या, यानी कि बहुत परमाणु संख्या मिलकर, और स्मॉल मॉलिक्यूल, और छोटे अणु, आर एग्रीगेट मीन्स होता है एकत्रित, और टुगेदर मीन्स एक साथ है, यानी कि बहुत से परमाणु और छोटे अणु आपस में मिलकर, यानी कि एकत्रित होकर, एक साथ एकत्रित होकर एक कोलाइडियल विलयन का निर्माण करते। देन तब एक कोलाइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, तब एक कोलाइडियल विलयन का निर्माण होता है। हुज साइज, जिसका आकार इज स्मॉलर देन, छोटा होता है 1 नैनोमीटर, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से
छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। यानी कि एक कोलाइडीय विलयन तो बना, लेकिन उसमें जो कोलाइडीय विलयन के जो पार्टिकल है उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तब इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखिए यहाँ से हमको स्पष्ट हो रहा है कि मल्टी और क्या दो शब्द है मॉलिक्यूलर। तो मल्टी मीन्स हम लोग पढ़े हैं मल्टीपल, गुना बहुत से होते हैं, यानी कि मल्टी मीन्स बहुआन बहु, और मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, तो बहुआण्विक जिसमें बहुत से अणु क्या करते हैं पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं, तो वही क्या कहलाएगा बहुआण्विक। तो यही से इसमें कहा जा रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में लार्ज द नंबर ऑफ एटम, परमाणु की अधिकतम संख्या, एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल, और छोटे अणु आर एग्रीगेट टुगेदर, एक साथ एकत्रित होते हैं, देन तब एक कोलाइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, हुज साइज, जिसका आकार इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो सच टाइप ऑफ कोलाइड्स, इस प्रकार के कोलाइड्स को मल्टीमॉलिक्यूलर, सच टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड, इज कॉल्ड मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, such type of collide is called multimolecular collides। इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहा जाता है। सच टाइप ऑफ कोलाइड्स इज कॉल्ड द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, सच टाइप ऑफ द कोलाइड्स इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। 1 नैनोमीटर यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में लार्ज द नंबर ऑफ एटम, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में लार्ज द नंबर ऑफ एटम, यहाँ तक समझिए, लार्ज द नंबर ऑफ एटम, लार्ज मीन्स अत्यधिक यानी कि अत्यधिक, और नंबर ऑफ एटम माने परमाणु, परमाणु यानी कि परमाणु के संख्या, अधिकतम परमाणु के संख्या, एंड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और छोटे अणु आर एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट मीन्स होता है एकत्रित होना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एग्रीगेट मीन्स होता है एकत्रित होना, एकत्रित होना, ठीक है, एकत्रित होना, एकत्रित होते हैं, अतिथि एकत्रित होना। टुगेदर मीन्स के साथ, हम लोग ये तो बचपन से पढ़े, टुगेदर मीन्स के साथ, यानी कि बहुत से परमाणु और छोटे अणु एकत्रित होते हैं, देन तब एक कोलाइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, हुज साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। सच टाइप ऑफ कोलाइड्स, इस प्रकार के कोलाइड्स को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो आप कहिएगा सर एग्जांपल दे दीजिए और समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल भी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कुछ ही देर में, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले या तो लिख लिया हुआ एकत्रित होना रहता, ठीक, मॉलिक्यूलर, ठीक। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल इसका सल्फर सोल होता है और गोल्ड सोल होता है, ठीक है, सल्फर सोल और गोल्ड सोल। तो यहाँ पे तो जगह कम है मेरे पास, सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में हम लोग आप सबसे पहले जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल इसका
एग्जाम्पल लिखिए, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सल्फर सॉल। अब यहाँ पे देखिए सल्फर सॉल पर हम विचार करते हैं। सल्फर सॉल को S8 यहाँ पे लिख सकते हैं, एसिड बहुत से हो सकते हैं। तो इस सल्फर सॉल में देखिए हजारों सल्फर अणु आपस में मिलते हैं तब इस सल्फर सोल का निर्माण होता है। यानी कि हमारे पास डिफिनीशन में ही कहा है कि लार्ज द नंबर ऑफ एटम, परमाणु के अत्यधिक संख्या, और स्मॉल मॉलिक्यूल, और छोटे अणु के भी अत्यधिक संख्या, और एग्रीगेट टुगेदर, आपस में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट टुगेदर, आपस में मिलते हैं, एकत्र होते हैं। देन एक कोलाइडियल सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस, तब एक कोलाइडियल सॉल्यूशन बनता है। हुज साइज, जिसका आकार लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है। सच टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइड्स को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो एग्जांपल गोल्ड सोल और सल्फर सोल। यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक, यह लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए। ठीक है, यह तो बिल्कुल हम लोग समझ गया। अब चलते हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड पर। ठीक है, दूसरा वही है हमारे पास कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, तब जानेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, इसी में है पहला, लिखिए इसका कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स के डिफिनीशन के बारे में लिखिए। सबसे पहले द सर्टेन सबस्टेंस ऑफ, the certain substance of molecule, the certain substance of molecule having larger size, सर्टेन सबस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर साइज, यानी कि कुछ पदार्थों के, निश्चित पदार्थों के जो अणु होते हैं वो अत्यधिक बड़ा साइज रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ा साइज रखते हैं। द सच सबस्टेंस इज कॉल्ड, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस प्रकार के अणु को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, अर्थात बृहत अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहत अणु कहा जाता है। ठीक है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कह रहा है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स तो अणु होता है, हम लोग यह बिल्कुल पढ़े हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु, यानी कि अणु क्या रहता है? इसमें बड़ा रहता है। किसमें? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। तो द सर्टेन सबस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर साइज, यानी कि कुछ निश्चित पदार्थ के अणु, व्हेन द सर्टेन सबस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, सर्टेन मीन्स निश्चित पदार्थ, मीन्स द सबस्टेंस मीन्स पदार्थ, ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स अणु, यानी कि कुछ निश्चित पदार्थ के अणु हैविंग रखते हैं लार्जर साइज, बड़ा साइज रखते हैं। सच मॉलिक्यूल, इस प्रकार के अणु को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, अगर मैं बात करता हूं कि इसमें हमने बात किया कि इसमें बहुत से पदार्थ अगर हम क्या करते रख दिए तो इसका भार भी अत्यधिक होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि छोटे छोटे पदार्थ को जितना ज्यादा रखेंगे उतना भार तो भाई बढ़ेगा, छोटा ही है लेकिन भार तो है उसमें। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में का जो आकार होता है
वो तो बड़ा होता ही है, इसके साथ साथ इसका मास अर्थात भार भी अत्यधिक होता है। लिखिएगा इसी में मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एरो लेके लिख दीजिएगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स have large molecular mass, have large molecular mass, यानी कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, मॉलिक्यूलर मास में से आणविक भार वह भी अत्यधिक होता है, क्योंकि छोटे छोटे अणु क्या कहता है, आकार बड़ा है। आकार बड़ा है तो भाई साइज क्या होगा, उसका मास भी तो बड़ा होगा। तो क्या कर रहा, मैक्रोमोलिक्यूल हैव लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास अत्यधिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोलाइड्स क्या है। तो जब इस मैक्रोमोलिक्यूल को समझिएगा ध्यान से, जब इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक सुटेबल सॉल्वेंट में रखा जाता है, विलायक में रखा जाता है, तो एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है। जैसे किस प्रकार हम सॉल्यूट चीनी को अगर हम पानी में रखें, पानी एक प्रकार का विलायक है, जिसका मात्रा कम वह विलय और जिसका ज्यादा वह विलायक। तो पानी में जब हम चीनी रखते हैं तो एक विलयन का बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता। उसी प्रकार जब इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक विलयन में रखते हैं, विलायक में रखते हैं, तो एक विलयन का निर्माण होता है, और वही विलयन मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, फिर से समझिए क्या कह रहा कि जब इस यह क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स है या नहीं, अभी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर है कि व्हेन द सर्टेन सबस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज साइज, यानी कि अत्यधिक बड़ा साइज रखते हैं, बड़ा आकार रखते हैं, इज कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तब इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को जब हम सॉल्वेंट में रखते हैं तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है, वही विलयन क्या कहलाता है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाता है। तो लिखिए सबसे पहले अब मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, अब लिखिए, ठीक है। अब लिखिए कि व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, ठीक। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड क्या, यह हमारे पास मेन टॉपिक। या तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, तो पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है, ठीक है। लिखिएगा व्हेन, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ large molecular mass are dissolved in suitable solvent, then form a colloidal solution, in which the molecules of substance such collides, in which the molecules of collide, such solution is called macromolecular collide. कोलाइड्स, इस प्रकार के विलयन को ही मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या कहता है। व्हेन, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर मास, जब बृहत अणु के अधिकतम मास को, लार्ज मॉलिक्यूलर मास मीन्स अधिकतम मास को,
आर डिजॉल्व, डिजॉल्व मीन्स क्या करना, घुलाते हैं, डिजॉल्व मीन्स रखते हैं, इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, विलायक में डुबोया जाता है, देन तब फॉर्म्ड ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, जिसमें पदार्थ के अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पदार्थ के अणु उपस्थित होते हैं, सच सॉल्यूशन, इस प्रकार के विलयन को ही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को ही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या कहता है, व्हेन जब मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जब मैक्रोमोलिक्यूल के अधिकतम द्रव्यमान को सुटेबल सॉल्वेंट में रखा जाता है तो एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, ठीक है, इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसमें पदार्थ के अणु उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के विलयन को ही मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार के विलयन को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है। क्या कहता है, व्हेन जब मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स के लार्ज मॉलिक्यूलर मास, अधिकतम द्रव्यमान को आर डिजॉल्व, डुबोया जाता है, इन्हें सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट में, विलायक में, ठीक है, सुटेबल सॉल्वेंट विलायक में, देन तब फॉर्म्ड ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, ठीक है, देन फॉर्म्ड ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, ठीक है, देन फॉर्म्ड ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, तब एक कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलाइड, जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, जिसमें पदार्थ के अणु उपस्थित होते हैं, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इस प्रकार के विलयन को ही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार के विलयन को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। हम लोग बिल्कुल समझ गए कि व्हाट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं, द सर्टेन सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर साइज, यानी कि निश्चित पदार्थ के अणु का आकार अत्यधिक होता है, रखता है अत्यधिक आकार, तो उस प्रकार के अणु को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और जब मैक्रोमोलिक्यूल के अधिकतम मास को एक सॉल्वेंट में रखते हैं तो एक विलयन का निर्माण होता है, और वह विलयन मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाता है, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहलाता है, ठीक। यहां तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक और इसका डिफिनीशन, इजी डिफिनीशन बताते हैं, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, एक इजी एकदम डिफिनीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दो डिफिनीशन इसका दे, बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक, या फिर लिखिए, या और इन अदर वर्ड, और इन अदर वर्ड we can say that हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं when कि macromolecules have macromolecules of size is larger as a compare to colloidal macromolecule of the size is larger as a compared to colloidal size and or solution of such molecule are called
मॉलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, देखिए क्या कह रहा। इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइज इज लार्जर एज ए कंपेयर टू कोलाइडियल साइज। जब कोलाइडियल साइज से मैक्रोमोलिकुलर साइज का तुलना किया जाता है तो मैक्रोमोलिकुलर साइज बड़ा होता है। एंड और सॉल्यूशन ऑफ सच मॉलिक्यूल, और इस प्रकार के अणु के विलयन को ही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, बृहत अणु के विलयन को ही बृहत आणविक कोलाइड कहा जाता है। बिल्कुल समझिए क्या कह रहा है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल, इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द साइज इज ग्रेटर एज ए कंपेयर टू द कोलाइडियल साइज। जब कोलाइडियल साइज से मैक्रोमोलिकुलर साइज का तुलना किया जाता है तो मैक्रोमोलिकुलर साइज बड़ा होता है। एंड और सॉल्यूशन ऑफ सच मॉलिक्यूल, और इस प्रकार के अणु के विलयन को ही मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहा जाता है। अब कहेगा सर एग्जांपल तो बताइए। अब लिखिए एग्जांपल में लिखिए पहले स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। इसमें जो स्टार्च है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब जो आ जाते हैं ये सब नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। सेलुलोज, जिलेटिन, are the natural macromolecular colloid, molecular colloids। ठीक है, यह सब क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है। कोई आपसे पूछ सकता है या एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, इनमें से कौन प्राकृतिक बृहत आणविक अणु है। इसको कहते हैं प्राकृतिक और इसको कहते हैं बृहत आणविक, प्राकृतिक बृहत आणविक कोलाइड है। ठीक है, कोलाइड है। कोलाइड, ठीक है, प्राकृतिक बृहत आणविक कोलाइड कौन कौन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, जिलेटिन है, और द नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। आप लोग पढ़े होइएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च यह सब पढ़े होइएगा। ठीक है, जैसे कि C6H10O5 के होल एन, इसका भार अत्यधिक होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल होता है, एन है। यहाँ से ऐसे ही हमको मिल गया, जैसे कि C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र है, इसका भार 180 होता है कि नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास इसका 180 ग्राम पर मोल होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो इसका भार क्या अत्यधिक है कि नहीं है, तो इसका भार बिल्कुल अत्यधिक है। तो इसका अत्यधिक भार होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यह सब का भार अत्यधिक है, सेलुलोज, जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च, तो यह सब नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर में। पॉलीमर के अंतर्गत हम लोग आर्टिफिशियल तरीका से, तो दूसरा नोट लिख लीजिए या एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए पॉलीथीन, पॉलीइथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, 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 etc are the artificial RT
macromolecule, artificial macromolecular collide। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लिख देगा कि पॉलीथीन या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड, दे देगा ग्लूकोज, सेलुलोज, जेलेटिन और प्लास्टिक, तो कौन होगा? प्लास्टिक होगा मेरा आंसर। यानी कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, ईटीसीआर द आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। यह सब क्या आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनाया गया बृहत आणविक अणु है। हम लोग पॉलीथीन में भी पढ़े थे कि वह large number of ethene are combined together then the polythene is produced। ठीक है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन है, तो यह सब क्या भार अत्यधिक होता है, तो यह सब आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड है। यह सब क्या आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक नोट पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद एसोसिएटिव कोलाइड। तो यहां से हम लोग बिल्कुल समझ गए कि मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड क्या है। ठीक, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए और इन अदर वर्ड ऑफ साइज है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है? इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ साइज इज लार्जर, यानी कि बृहत आणविक अणु का जो आकार होता है वो बड़ा होता है एज ए कंपेयर टू कोलाइडियल साइज। जब कोलाइडियल साइज से इसका तुलना किया जाता है मैक्रोमोलेकुलर साइज का, तो बड़ा होता है। ठीक है, एंड और सॉल्यूशन ऑफ सच मॉलिक्यूल, और इस प्रकार के अणु के विलयन को ही मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेलुलोज, जिलेटिन आर द नेचुरल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। यह सब क्या है? प्राकृतिक बहुबृहत आणविक अणु है। ठीक है, और पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, आर द आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। वह सब आर्टिफिशियल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड है। ठीक, तो यहां से अब आप लोग सबसे पहले बिल्कुल आप नोट कर लिए होइएगा। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले एक नोट पढ़ते हैं। ठीक, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब एक नोट लिखिए। सबसे पहले लिखे लायोफिलिक कोलाइड्स आर मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है, मैक्रोमोलेकुलर। लायोफिलिक हम लोग समझ चुके हैं। लायोफिलिक इसको कहते हैं जल स्नेही, जल स्नेही हिंदी में। ठीक है, यह पढ़ा दिए पहले लेक्चर में। लायोफिलिक इज द कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, पहला लायो, दूसरा फिलिक। लायो मीन्स लव, ठीक है, लायो मीन्स लव, और फिलिक, सॉरी, लायो मीन्स लिक्विड होता है, लायो मीन्स लिक्विड, और फिलिक मीन्स होता है लव, जो जल से प्यार करे। ठीक है, लव, जो जल का स्नेही हो, इसीलिए इसे जल स्नेही कहा जाता है। ठीक है, जल से क्या करता है? स्नेह करता है, स्नेह करता है, प्यार करता है जल से। ठीक है, तो जल से जो स्नेह करता है वह जल स्नेही कहलाता है। यानी कि लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वह मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बेहतर रहता है, तो इसीलिए लिखा है कि लायोफिलिक कोलाइड आर द मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। लायोफिलिक जो कोलाइड होते हैं वह मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड होते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप इस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, BVI है, क्या लिखा जाता है? ठीक है, कहा जाता है which of the following is natural macromolecules, natural macromolecular collide, molecular collide। अब हमारे पास पहला दे दिया है।
ठीक है। पॉलिस्टिक सॉरी प्लास्टिक, दूसरा दे दिया स्टील, तीसरा हमारे पास दे दिया सेलुलोज, और चौथा दे दिया नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि सेलुलोज है, उसके बाद ग्लूकोज है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कौन होगा, सेलुलोज होगा। कौन होगा, सेलुलोज। क्यों क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है। प्लास्टिक तो आर्टिफिशियल है, स्टील तो होगा नहीं, और इसमें से चुनना है तो कौन होगा, सेलुलोज होगा। तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक सबसे पहले लिखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एसोसिएटिव कोलाइड। तीसरा लिखिए कि एसोसिएटिव कोलाइड। एसोसिएटिव कोलाइड या फिर इसी को कहते हैं मिसेल। मिसेल, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मिशेल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कि मिशेल। इसको सबसे पहले लिख कर डाल दीजिए। लिखिए द substance which behaves normal electrolyte at low concentration but लेकिन at high concentration they behaves like colloidal particle such type of colloidal solution are called associative colloid. Such type of colloidal solution are called associative colloids और या फिर मिसेल। ठीक है। इस प्रकार के कोलाइडल विलयन को मिसेल या एसोसिएटिव क्या कर रहा है कि 10 सबस्टांस एक वैसा पदार्थ which behaves व्यवहार करना नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करता है एट लो कंसंट्रेशन यानी कि कम सांद्रता पर उसका बिहेव्स रहता है, उसका नेचर रहता है एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह, एक सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह। बट लेकिन एट हाई कंसंट्रेशन जब कंसंट्रेशन को उच्च किया जाता है, बढ़ाया जाता है, दे बिहेव्स लाइक तब वह व्यवहार करने लगता है कोलाइडियल पार्टिकल, तो वह कोलाइडियल पार्टिकल की तरह व्यवहार करने लगता है। सच टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, तो कोलाइडियल विलयन, इस प्रकार के कोलाइडियल विलयन को ही क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कोलाइड या फिर मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। फिर से समझिए कि 10 सबस्टांस एक वैसा पदार्थ which behaves जो व्यवहार करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की तरह एट लो कंसंट्रेशन
कम सांद्रता पर, बट लेकिन एट हाई कंसेंट्रेशन, लेकिन अत्यधिक सांद्रता पर दे बिहेव्स लाइक कोलाइडियल पार्टिकल, वह कोलाइडीय पार्टिकल की तरह, कोलाइडीय कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सच टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, इस प्रकार के कोलाइडीय विलयन को ही एसोसिएटिव कोलाइड कहते हैं। यानी कि द सबस्टेंस व्हिच बिहेव्स नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन बट लेकिन बिहेव्स strong behaves a colloidal particle at high concentration is called as the associative colloid or the micelle। तो आप कहिएगा सर जी कौन कौन सा होगा, तो साबुन यानी कि सोप एंड द डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट आर कॉल्ड एज द एसोसिएटिव कोलाइड। ठीक है, इन सॉल्वेंट में सोप एंड द डिटर्जेंट आर कॉल्ड एज द एसोसिएटिव कोलाइड। वही क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कोलाइड कहलाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है सोप, सोडियम एस्टीरेट एंड द सोडियम डोडोसिल सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल पर चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, कर लिए होइएगा नोट। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, लिखिए सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट को कहते हैं सोप, और सोडियम डोडी सल्फेट, डोडीसिल सल्फेट, इसको C17H35 COONA, इसका C12H35 होता है सोडियम डिडोसिल सल्फेट का, C12H35 यहाँ पे SO, यहाँ पे भी होता है एक O होता है। ठीक है, एक O होता है और Na होता है। ठीक, यही N है। यह सोडियम डोडोसिल यह डिटर्जेंट का है, यही डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का सूत्र यह है और यह साबुन का सूत्र अर्थात सोप का सूत्र है। तो सोडियम एस्टीरेट सोप एंड सोडियम डोडोसिल सल्फेट, सोडियम डोडोसिल सल्फेट और यानी डिटर्जेंट आर द, यह सब क्या एसोसिएटिव कोलाइड है। यानी कि यह बिहेव्स करता है एक सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह कम सांद्रता पर, लेकिन जब सांद्रता को बढ़ाया जाता है कंसंट्रेशन को, तब यह एक कोलाइडीय विलयन की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम मिसेल या एसोसिएटिव कोलाइड कहते हैं। ठीक, यह सब तो नोट कर लिए होइएगा। अब एक नोट लिख लीजिए, सबसे पहले नोट लिख लीजिए। ठीक, अब लिखिए कि नोट में देखिए, इन सॉल्वेंट में सोप एंड डिटर्जेंट आर कॉल्ड मिसेल, यानी कि जब सॉल्वेंट में रखेंगे, यहाँ पे हम क्या रखे, पानी में अब हम क्या रख दिए, सरफ रख दिए, सरफ अर्थात डिटर्जेंट रख दिए। यह जो डिटर्जेंट की मात्रा है, तब यह क्या करेगा, यह कोलाइडियल पार्टिकल की तरह व्यवहार करना चालू। यह जो पानी है और यह जो है, यह जो क्या है, यह हरा वाला है, वह सब क्या है, पाउडर है, पाउडर अर्थात डिटर्जेंट है। क्या है, डिटर्जेंट।
तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल। पानी का कंसंट्रेशन फिर इसका कंसंट्रेशन मिलेगा तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसका कंसंट्रेशन, तो इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अर्थात पानी ही होगा भाई। तो इन सॉल्वेंट सोप एंड डिटर्जेंट आर कॉल्ड मिसेल। सॉल्वेंट में सोप और डिटर्जेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सोप एंड डिटर्जेंट आर कॉल्ड द मिसेल। इसको क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ठीक, बिल्कुल समझ गए होइएगा। ठीक, अब पढ़िए व्हाट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। सबसे पहले अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन। उससे भी पहले हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द मिसेल इन सोप सॉल्यूशन। ठीक है, या द फॉर्मेशन, डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन सोप सॉल्यूशन। वो VVI क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, कर ली हुईगा नोट। अब लिखिए डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन सोप सॉल्यूशन। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए डिफाइन द फॉर्मेशन of micelle in soap solution. Soap solution. In soap solution. Soap solution. बहुत स्ट्रेच यह जो क्वेश्चन है बहुत VVI है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए व्हेन, आंसर में व्हेन, जब सोप एंड डिटर्जेंट, सोप या फिर और करके लिखिए, और डिटर्जेंट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, देन they are decomposed into discomposed नहीं, decompose into cation, that is sodium ion and anion, that is stearate ion. ठीक है, जब सोप को, यानी कि हम ले लिए कि C17H35 COONO को क्या कर दीजिए, हम वाटर में डिजॉल्व कर दिए। क्या कि हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर दिए। तो यह जो बनेगा, यह पहले सोडियम स्टीरेट बनेगा C17H35 COO, यानी कि एक ही तरह लिख देते हैं C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस बना। तो यह क्या स्टीरेट आयन है और यह सोडियम आयन है। ठीक है, तो क्या आयोनाइज्ड हो जाता, आयनीकृत हो जाता। हम लोग देखते भी है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग पानी में सोप को रखते हैं या फिर साबुन को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वह डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैटायन और एनायन में। तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि व्हेन, जब सोप और डिटर्जेंट आर डिजॉल्व इन वाटर, जब सोप और डिटर्जेंट को पानी में लिखा जाता है, देन दे आर डिकम्पोज्ड इनटू कैटायन दैट इज सोडियम आयन एंड एनायन दैट इज स्टीरेट आयन। और एनायन स्टीरेट आयन में ठीक क्या कर देता है, टूट जाता है, एनायन स्टीरेट आयन। इसी में लिखिए व्हेन, जब मोर देन 70 स्टीरेट आयन आर एग्रीगेट
फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल पार्टिकल, इन कोलाइडियल देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल साइड। तो कोलाइडियल साइड में क्या होता है, मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। जब 70 से अत्यधिक यानी कि व्हेन मोर देन 70 स्टीरेट आयन, जब 70 से अधिक स्टीरेट आयन आर एग्रीगेट, जब आपस में एकत्रित होते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल साइड। तो कोलाइडियल साइड में मिसेल का निर्माण होता है। इसी में भी लिखिए द स्टीरेट आयन have long chain of carbon atom with polar head COO ion at one end, यानी कि यह जो स्टीरेट आयन है इसके पास कार्बन चेन की एक लंबी श्रृंखला, देखिए C17H35 बहुत हो गया, ठीक है। तो एक लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है विथ पोलर हेड COO एट वन एंड, इसके साथ एक पोलर हेड यानी कि ध्रुवित शीर्ष होता है। क्या होता है, ध्रुवित शीर्ष, पोलर हेड COO होता है, ठीक है। यह जो COO होता है यही होता है, ठीक है, पोलर हेड COO एट वन एंड, ठीक है, COO ग्रुप एट वन एंड, ग्रुप COO ग्रुप एट वन एंड, एक एंड पर क्या होता है, COO ग्रुप होता है, ठीक है, एट वन एंड, एक ग्रुप पर। इसी में लिखिए द हाइड्रोकार्बन चेन इज represented by wave line and or polar head COO group is represented by hollow circle, ठीक है। हॉलो सर्किल से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास जगह कम है लेकिन समझ लीजिए क्या कहता है, व्हेन जब ठीक है, व्हेन जब सोप और डिटर्जेंट, जब सोप या फिर डिटर्जेंट को डिजोल्व इन वाटर, पानी में डुबोया जाता है, देन दे आर डिकम्पोज इनटू कैटायन दैट इज सोडियम आयन एंड एन आयन दैट इज स्टीरेट आयन। यानी कि जब सोप या फिर डिटर्जेंट को जब हम पानी में रखते हैं तो आयनीकृत होकर आयन में टूटता है, तो आयन कैटायन होगा, एन आयन होगा। कैटायन के रूप में सोडियम आयन हमें प्राप्त होता है और एन आयन के रूप में स्टीरेट आयन हमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्टीरेट आयन। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए, यहाँ तक तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल समझ गए, हम लोग बिल्कुल समझ गए, ठीक। अब क्या कहता है, व्हेन जब मोर देन 17 स्टीरेट आयन, जब 70 से अत्यधिक स्टीरेट आयन आर एग्रीगेट आपस में एकत्रित होते हैं, आर एग्रीगेट एकत्रित होते हैं, देन तब फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल साइज, तब एक कोलाइडीय आकार में एक मिसेल का निर्माण होता है, तब कोलाइडीय आकार में एक मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। द स्टीरेट आयन हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला रखता है स्टीरेट आयन विथ पोलर हेड COO ग्रुप एट वन एंड, ए जिसके एक एंड पर, अंतिम छोर पर देखिए COO ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल
है। द हाइड्रोकार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव लाइन। अब इस कार्बन की जो श्रृंखला है इसे वेव लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। एंड और पोलर हेड इज रिप्रेजेंटेड सी डबल ओ ग्रुप इंटरप्रेटेड बाय हॉलो सर्किल। और पोलर हेड सी डबल ओ को ही एक हॉलो सर्किल द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम बिल्कुल हम दिखाएंगे। सबसे पहले इतना तो आप लोग समझ गए। यहाँ नीचे नहीं मिटाएंगे, केवल हम ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर तो समझ में आ गया होगा सब। देखिए ऊपर तो समझ में पूरा आ गया होगा। व्हेन जब सोप और डिटर्जेंट आर डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में डुबाया जाता है, देन दे आर डिकम्पोज इनटू इट्स इनटू कैटायन, तब वो क्या होता है कैटायन में टूटता है। एंड कैटायन सोडियम आयन के रूप में, एनायन स्टीरेट आयन के रूप में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद अब और दिखाते। ठीक है, इतना आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हुएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का भी मिटाइए दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि यह जो है अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 छोटा बन गया। ठीक है, बहुत छोटा बनाना, इतना ज़्यादा रबड़ नहीं बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गोला बना। अब इसी से ही सब खींच लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि हमें तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक, एक सूर्य की तरह है एकदम। ठीक है, हम लोग बचपन में भी यह पढ़ लिए थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए यह जो होगा यह सब पोलर हेड जो है यह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यह पूरा जो है यहाँ पे एक है यह जो गोला गोला है यह हॉलो सर्किल पोलर हेड है। ठीक, पोलर हेड है। यहाँ पे देख लीजिए यह जो वेव लाइन है और यहाँ जो है यह वेव लाइन, यह क्या है कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, हाइड्रो कार्बन चेन। और यहाँ जो है यह पोलर हेड है। क्या है यह पोलर हेड है। ठीक, सी डबल ओ ग्रुप है। सी डबल ओ ग्रुप, सी डबल ओ ग्रुप है। ठीक है, सी डबल ओ ग्रुप। हाइड्रोकार्बन यानी कि C17H35 है। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हेन जब मोर देन 17 स्टीरेट आयन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दो और बना देते कहीं। एक 16 हो गया और यहाँ पे एक 17 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया 17 मेरे पास उपस्थित हो गया। अब क्या कह रहा है कि यहीं से जो क्या है हमारे पास और इसी के ऊपर Na+ सब पर सोडियम प्लस है। ठीक है,
इस सब के ऊपर सोडियम प्लस है, ठीक है। यह तो हम लोग नीचे वाला स्टेटमेंट लिख चुके हैं, केवल हम लोग समझना बाकी है। Na प्लस है, ठीक। प्लस Na प्लस आयन, ठीक है। यह जो आप देखिए क्या कर रहा है, व्हेन जब मोर देन 17 स्टीरेट आयन, जब 70 से अधिक स्टीरेट आयन और एग्रीगेट जब एकत्रित होते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल साइड, तो कोलाइडियल साइड में एक मिसेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। द स्टीरेट आयन हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यह कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला को रखता है, ठीक है, विथ पोलर हेड एट वन एंड। देखिए एक एंड पर पोलर हेड है या नहीं है, यानी कि C17 H35 और C00 है कि नहीं है, एक ग्रुप पर एक इंड पर, यानी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला रखकर एक इंड पर पोलर C00 ग्रुप रखता है। यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए। द हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि यह जो हाइड्रोकार्बन जो चेन है इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव लाइन। यह एक तरंग रेखा द्वारा, यह एक तरंग रेखा है, क्या है, तरंग रेखा है, अर्थात वेव लाइन है, क्या है, वेव लाइन है। यह सब जो है सब वेव लाइन है, वेव लाइन है, ठीक है, यह वेव लाइन है। तो क्या कर रहा है, द हाइड्रोकार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव लाइन, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो चेन है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को वेव लाइन द्वारा सूचित किया गया है। एंड और पोलर हेड C00 ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉलो सर्किल, और पोलर हेड C00 ग्रुप को इसको देखिए हॉलो सर्किल द्वारा, सब पर क्या है, हॉलो सर्किल है, उसके द्वारा क्या किया गया है, उसको दिखाया गया, ठीक। उसको क्या किया गया है, तो दिखाया गया, ठीक। सबको क्या किया गया, दिखाया गया। यह सब पोलर हेड है, इसके ऊपर है सोडियम उपस्थित, ठीक है, इसमें नहीं है, सब में निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। तो यह सब जो क्या है, यह सब जो वेव लाइन दिखाया गया है, यह हाइड्रोकार्बन चेन का है, और यह जो गोला गोला दिखाया गया है इसमें अंदर है, यह C00 ग्रुप है, ठीक है। इतना तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए, ठीक है, बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। अब इससे आगे भी स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द चेन इज बीइंग, यह जो वेव लाइन है, द चेन इज बीइंग insoluble in water, insoluble, soluble in water and directed towards the center। यह जो चेन है इस प्रकार का, यह जो 17 को दिया गया है, यह इनसॉल्युबल इन वाटर है। यह जो दिखाया गया है यह पानी में अघुलनशील है, अविल्य है, ठीक है, अविल्य है, ठीक है। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो निर्दिष्ट करता है सेंटर, केंद्र की ओर। क्या कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि नहीं, केंद्र की ओर, तो बिल्कुल केंद्र की ओर यह सब क्या कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, वाटर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। व्हाइल या फिर बट, लेकिन द पोलर हेड are soluble in water, while soluble polar head, while soluble polar head C00 group are present on the surface in contact with water, on the surface in contact with water,
वाटर, जो वाटर के संपर्क में रहता है, ठीक है। यह जो पोलर हेड है यहाँ पे फिर से देखिए, ठीक है, फिर से क्या कीजिए देखिए, यह जो वेव लाइन के द्वारा सूचित किया गया है, यह क्या स्टीरेट, यह जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, क्या है, और यहाँ पे जो है यह क्या है, C+O ग्रुप है, C+O ग्रुप है कि नहीं है, ये C+O ग्रुप है। अब देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन जो चेन है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, यह पानी में अविलय है, ठीक है, अनडायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो केंद्र की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। व्हाइल जबकि द C+O ग्रुप, यह जो C+O ग्रुप है और सोल्यूबल इन वाटर, यह पानी में विलय होता है, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। सो व्हाइल बट सोल्यूबल पोलर हेड और C+O ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो क्या सतह पर उपस्थित रहता है, इन कांटेक्ट विथ वाटर, जो पानी के संपर्क में रहता है, क्या रहता है, पानी के संपर्क में रहता है। due to the present on the charge on the charge on missile, the present on the charge on the missile due to polar head, पोलर मिसेल पर जो उपस्थित जो चार्ज होता है इसी पोलर हेड के कारण, अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, ठीक है, अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, यह जो अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, जो कोलाइडियल पार्टिकल में अस्तित्व बनाने के लिए क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया क्या कह रहा है, द चेन इज बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, यह जो हाइड्रोकार्बन चेन है यह पानी में अविलय होता है, एंड और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो केंद्र की ओर क्या करता है, इंगित करता है, जो केंद्र की ओर इंगित करता है। बट लेकिन सॉल्युबल पोलर हेड, लेकिन विलय जो पोलर हेड C+O ग्रुप है और प्रेजेंट ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट विथ वाटर, जो सतह पर उपस्थित रहता है और पानी के संपर्क में होता है, ठीक है। द प्रेजेंट ऑन द चार्ज ऑन मिसेल, यानी कि प्रेजेंट ऑफ द चार्ज ऑन मिसेल, यानी कि चार्ज की जो उपस्थित है, प्रेजेंट ऑफ द चार्ज ऑन द मिसेल, मिसेल पर जो चार्ज उपस्थित होता है ड्यू टू पोलर हेड के कारण होता है, अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, जो कोलाइडियल कण में स्थायित्व बनाए रखता है, क्या रखता है, स्थायित्व बनाए रखता। तो यह बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक कि फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल पार्टिकल, इस प्रकार कोलाइडियल पार्टिकल में मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार कोलाइडियल पार्टिकल में किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल का निर्माण तभी होता है जब 70 से अधिक कौन, तो यह जो है स्टीरेट आयन, यानी कि C17H35 और C+O माइनस आयन, यह जो मिलते हैं जब C17 70 से अधिक यह जो स्टीरेट आयन मिलते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस को थोड़ा लंबा किए इसलिए ताकि समझ में, फिर से समझिए क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन कोलाइडियल पार्टिकल, पहला क्या कहें हम कि व्हेन जब सोप एंड डिटर्जेंट आर डिसॉल्व इन वाटर, देन दे आर डिकम्पोज इनटू द कैटायन दैट इज द सोडियम and an ion that is the stearate ion. When more than 17 stearate ion are aggregate, then micelle will form in a colloidal size. Colloidal size में मिसेल का निर्माण होता है। Stearate ion have the long carbon chain with one in polar C+O
group, the polar COO group. हाइड्रोकार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव लाइन के द्वारा सूचित किया गया है एंड पोलर हेड COO ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय hollow circle at one end. The hydrocarbon chain being insoluble in water and directed towards the center while polar head is soluble in water are present on the surface in contact with water. जो पानी के संपर्क में रहता है और उसके सरफेस पर उपस्थित होता है मिसेल के. The presence of the charge on मिसेल पर जो चार्ज उपस्थित है आवेश उपस्थित है ड्यू टू द पोलर हेड के कारण ही उपस्थित है. यहाँ पे लिखा है the presence of the charge on मिसेल ड्यू टू द पोलर हेड account for the stability of colloidal particle जो colloidal कणों में अस्थायित्व बनाए रखता है. ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा. यह तो वेव लाइन है, ठीक, या वेव लाइन है, ठीक, और वह COO ग्रुप है. तो यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए. ठीक है, नोट कर लीजिए. यह इनसॉल्यूबल है. ठीक है, यही इनसॉल्यूबल है. इनसॉल्यूबल है. अब लिखते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए. 2 टॉपिक और है. ठीक, नोट कर लिए होइएगा. अब लिखिए क्राफ्ट टेम्परेचर. अब लिखिए क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, लिखिए द टेम्परेचर एट विच micelle is formed, then it is called craft temperature. क्राफ्ट टेम्परेचर तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं. टेम्परेचर यानी कि एक वैसा तापमान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है. क्या कहलाता है, क्राफ्ट. द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस ओनली अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. एक वैसा तापमान जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, यानी कि द टेम्परेचर एक वैसा तापमान एट विच जिस पर मिसेल इज फॉर्म, जिस पर मिसेल का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है. क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर. अब लिखिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. इसको कहते हैं CMC. लिखिए द फॉर्मेशन द कंसंट्रेशन एट विच मिसेल is formed, then it is called critical concentration, मिसेल कंसंट्रेशन. यानी कि एक वैसा सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता. ठीक है, समझिए यहाँ पे सांद्रता. हम लोग पढ़े हैं सांद्रता के बारे में. ठीक है, N बराबर सूचित करते, N बराबर W बट्टा M, सॉरी C से सूचित करते हैं, C बराबर N बट्टा V. यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि इकाई आयतन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को कंसंट्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन. इसको कंसंट्रेशन, इसका यूनिट हम लोग पढ़े हैं मोल पर लीटर.
मोल पर लीटर पर है कि नहीं पर है, बिल्कुल पर है कंसंट्रेशन का। तो लिखा देते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन। तो यह तो बिल्कुल समझ में आ गया कि द कंसंट्रेशन एक वैसा सांद्रता एट विच जिस पर द मिसेल इज फाउंड, जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन नोट में एक लिख लीजिए, द CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन ऑफ soap is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। अब लिखिए कि व्हाट इज कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन लिखिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ moles of solute present in unit liter volume of solution is called concentration। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जब विलय का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जब विलय के जो अणु जो उपस्थित होते हैं प्रेजेंट उपस्थित यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि प्रति इकाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट लीटर, सीधे यह लिखिए, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि क्या है, C बराबर N बटा V, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C बराबर N बटा V। ठीक है, यह लिख लीजिएगा, C बराबर N बट्टा भी लिखे हुए, और जहां N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं वेयर जहां। ठीक, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। पहले यह समझ लिया, क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस तापमान पर मिसेल का निर्माण होगा वही क्या तापमान क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर एट विच मिसेल इज फॉर्म इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। उसके बाद क्या, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन एक वैसा सांद्रता एट विच जिस पर मिसेल इज फॉर्म, जिस पर मिसेल का निर्माण हो जाए वह क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाता है। नोट द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज 10 to the power 4 to 10 to the power minus 3। ठीक है, अब लिखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, तो द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इकाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को ही सांद्रता कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C बराबर N बट्टा V, यानी कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अणु का वह संख्या प्रेजेंट उपस्थित होता है इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इकाई आयतन विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित मोल की संख्या को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। यहां तक तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद कंसंट्रेशन का थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक है, कर लिए होइएगा नोट। ठीक, अब कंसंट्रेशन के बारे में देखिए। ठीक, अब देखिए, C बराबर N बट्टा V था कि नहीं, हुई यार, जहां लिख लीजिएगा N बराबर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक
है, और बी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, तो लीटर होगा कि नहीं होगा। और n बराबर मोल है तो मोल बराबर W/m, इसका जो यूनिट होता है मोले होता है। ठीक है, मोल के यूनिट मोले होता है, इसीलिए C बराबर n/v, यानी कि मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का जो यूनिट हुआ वह मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, ये यूनिट ऑफ लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। दोस्त, जय हिंद, जय भारत।